भारतीय इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये था थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। सूची एक, सूची दो। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यह था ड्यूप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा और हुगली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय बाजार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सूची एक, सूची दो। पुंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पोर्तुगीज, ट्रावनकोर ट्रावनकोर जो था ये था हमारा डेनिस डैन द्वारा, और सद्रास में डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गया? तो ये थे फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इन सभी जगह किए गए थे। मृदा के स्वरूप और तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन
युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से अंग्रेजों की क्या देन थी? तो इनमें से कोई भी नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये था टीबी मकौले द्वारा। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रथम, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुर्शीद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने बाद में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? पलासी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? पलासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब असफदुल्ला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका कथन केवल 1 और 2 दोनों सही है।
18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही क्रम हो जाएगा अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और अंत में बक्सर का युद्ध। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताया जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट दिलाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से जुड़े कुछ प्रश्न। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? वे थे शुक्र चकिया। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये गलत है। ये कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से तीन की प्रसिद्ध परिषद का सदस्य नहीं था? एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मोंटेगोमरी। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया वह था सर आयरे कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पुलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व किसी पद्धति प्रारंभ की? ये कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने
इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तेरतियांगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर के अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो उसका कथन केवल 3 सत्य हो जाए। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य: भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों का पर विचार, संघ सरकार तथा राज्य सरकारों बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इनकी देखरेख करना, उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सत्य है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों का वित्तीय नियंत्रण। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने के मुख्य रूप से संबंधित है। ए और बी दोनों। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका संदर्भ उपयुक्त ए बी कथन में से कोई नहीं है। इनमें से ये सब कथन गलत है। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत के संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं? तो ये प्रश्न 1999 का था। उस हिसाब से कोई एक उत्तर सही होता, लेकिन अब जो है ये प्रश्न सही नहीं है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? वाई बी रेड्डी। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? राष्ट्रपति। कथन: राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कारण संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो इसका कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, अनुच्छेद 280 के तहत। योजना आयोग और नीति आयोग से जुड़े कुछ प्रश्न। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगाड़िया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित पर। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और योजना आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, योजना आयोग। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था का निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। तो इन तीनों का ही उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये इनमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात गलत है। इनमें से कौन सी नीति आयोग से संबंधित है? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? पी चिदम्बरम। कथन: योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। कारण: ये राज्य संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.वी. माथुर। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, योजना में धन आवंटन सुझाती है। इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सत्य हो जाएगा। निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका कथन केवल 1, 3 और 4 सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से जुड़े कुछ प्रश्न। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 संतानम समिति। इसका उत्तर हो जाएगा ये। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? लोकपाल। निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में। लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था। इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। तो कथन केवल 1, 3 और 4 सत्य है। लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधित्व में सम्मिलित थे
अन्ना हजारे, प्रशांत जोशी, संतोष हेगड़े, किरण बेदी, शांति भूषण। इसका केवल 1, 3 और 5 सत्य है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि है 8 वर्ष। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। ये प्रश्न गलत है। कथन अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न भी गलत है। वोरा समिति राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। उस समिति का नाम बताइए जिसमें राजनीतिज्ञ व अपराधियों की गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। वोरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका राज्य के नीति के निदेशक तत्व मूल कथन, तो ये सभी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा और कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? निजता का अधिकार। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? दूसरी पीढ़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक समस्त मानवाधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं करवा सकता। इसमें कथन केवल 2 और 3 सत्य हो जाएगा। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था साल 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था उपयुक्त सभी